हाँ जी, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों के आगमन में फ्रांसीसियों का आगमन। कल हम पढ़ा चुके हैं अंग्रेज। हम लोगों ने देखा था किस तरह आए और किस तरह भारत को पूरे एक ट्रेंगल में बांध दिए और वहाँ से कंट्रोल करके पूरा भारत, इतने बड़े भारत को कब्जा कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। अब फ्रांसीसी देखेंगे कि कब आए। तो चूँकि ये भारत में अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं, पुर्तगाली क्या क्या कर रहे हैं और यूरोपीय क्या क्या कर रहे हैं, मतलब यूरोपीय क्या क्या कर रहे हैं। यूरोप में तो खबर होता ही होगा कि वो वहाँ गया, वहाँ कंपटीशन हो चुका था, लिबरलाइजेशन हो चुका था। बात समझ रहे हैं। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ विचार चल रहा था। ठीक, तो फ्रांसीसियों के आगमन के पहले 1664 में कब आए अंग्रेज जी? 1608 में। 1608 में आए हैं। 1600 में कंपनी बना, 1608 में आए। 1664 में वहाँ के फ्रांस के जो राजा थे लुई 14वें, इनके एक मंत्री थे कोलबर्ट। इन्हीं के मन में विचार आया कि हम लोग भी भारत के साथ, मतलब पूरब के साथ व्यापार किया जाए। अंग्रेज जाकर, पुर्तगाली जाकर इतना इतना पैसा मुनाफा कमा रहे हैं, अभी ज़मीन भी हथिया रहे हैं। तो इनके मन में ये भाव उठा, तो ये 14वें के पास गए, तो कहा कि ठीक है, हमारी भी एक कंपनी भारत जाएगी। समझ रहे हैं। तो ये पूछता है कि लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, इन्हीं के मन में विचार आया और ये सरकारी कंपनी बनाए। मतलब ये सरकारी कंपनी बना और उस कंपनी का नाम था, फ्रांस वाले, द कंपनी एंड ओरिएंटल। बात समझ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ से जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की वो अलग बात है, आने का क्रम वो अलग बात है, कंपनी के स्थापना का क्रम, कोठी लगाने का क्रम, और एक है उनकी बतौर आधिकारिक तौर पे जो कंपनी आ रही थी उसका नाम क्या था। तो फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम था द कंपनी एंड ओरिएंटल, इस नाम से आई थी। उसी तरह पुर्तगालियों का कंपनी का नाम था एस्तादो इंडिया। उसी तरह ठीक डचों की कंपनी का नाम था वेरी गंदे ओस्तो इंडिया, यह ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों की कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। बाद में इस नाम से कंपनी आई थी, जो अंग्रेजों की कंपनी आई थी, बतौर उसका नामकरण होगा ना जी, कि ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ आकर बना। जब भारत में 2-3 और कंपनी वहाँ से आ गई तो मर्ज करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया, मगर जो पहले आई थी वही कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इस नाम से कंपनी आई थी। तो ये कंपनी के नाम याद रखिएगा। यानी कोलबर्ट के मन में विचार आया कि हम लोग सरकारी कंपनी बनाकर ये द कंपनी एंड ओरिएंटल ये भेजा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद जो भेजा ना, तो कंपेयर कीजिएगा 1667 में। ठीक, फ्रांसिस्को कैरो नामक व्यक्ति आया, फ्रांसिस्को कैरो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके सिमिलर कौन हो जाएगा? अंग्रेजों में कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, उधर पुर्तगालियों में कौन हो जाएगा? गजब, वास्को डी गामा हो जाएगा फर्स्ट आने वाला। और डचों में कौन हो जाएगा? हैं? कार्लेलियस डे हेस्तमान हैं? अब इसी तरह से सजा सजा कर छांटने को दे सकता है। देखिए, पुर्तगालियों का फर्स्ट आने वाला, डचों का कार्लेलियस डे हेस्तमान ना, और इसका अंग्रेजों का आने वाला, इसका फ्रांसिस्को डे हेस्तमान। और हेल्प करने वाला कौन था? मरकाना, जब ये था। और उसका हेल्प कौन कर दिया? हाँ, अब्दुल मानिक ना। अंग्रेज को तो इसी तरह आ गए थे ना। इस तरह से कंपेयर करके देखिएगा। यानी फ्रांसिस्को कैरो आया ना, और इसने आकर, हाँ देखिए, 1668 में सूरत में कंपनी खोल दी। कहाँ खोल दी?
सूरत में। देखो अब यहाँ पे लफड़ा क्या होगा, यहाँ पे 1668 में सूरत में एक कंपनी खोल दिया। यहीं पे बैठे हैं कौन कौन बैठे हैं? अंग्रेज भी बैठे हैं, पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, लगभग सब है, मगर एक्टिव में है कौन? यहाँ पे अंग्रेज भी हैं, सूरत में अंग्रेज भी हैं, देख रहे हैं। और दूसरी कोठी जो है मुसलीपट्टनम में खोल दिया। मुसलीपट्टनम यहाँ पड़ता है, बात समझ रहे हैं? पट्टनम ना, मुसलीपट्टनम में कौन बैठा है? डच और अंग्रेज भी बैठे हैं, देख रहे हैं। वहीं पे ये सब जहां जहां वो सब पहले से था, यहाँ पे अंग्रेज भी हैं ना, और यहाँ डच भी हैं, बस अंग्रेज भी हैं। क्लियर है? इनका मेन प्रतिद्वंदी तो अंग्रेज ही थे। ठीक, ये मुसलीपट्टनम में पहले आया, कोठी खोल दिया 68 में, कहाँ? और ये अब ध्यान दो, जिस तरह कंपेयर करके देखना, जिस तरह बंगाल में कौन किया था जी? बंगाल में कौन दुस्साहस किया था? गजब कल, हाँ, कौन दुस्साहस किया था? चाइल्ड किया था, औरंगजेब आकर मारकर भगाया था। तो उसके लिए कौन आया था? एगो जॉब चरनाक, वो बुद्धिजीवी था। ठीक इसी तरह की घटना इधर किया है सब मद्रास में है। देखिए, एगो 1672 में ये सब आया, कोठी खोल लिया, यहाँ के लोगों को भापा पहले, और सोचा कि यहाँ के जमीन हथिया ले, मारपीट करे। नहीं समझ रहे हैं? आया, आप देखो ना, आया, कोठी खोल लिया, ये मन गया थोड़ा सा, किसी को नहीं हाथ पकड़ाते हैं तो गर्दन पकड़ लेता है, वो वाला सीन। ठीक, तो वहां तो किया, कोठी स्थापित कर लिया। अब सोचा कि जमीन वमीन देखे, अपने प्रतिद्वंदी को देख रहा होगा। 1672 की घटना है। 1672 में अंग्रेजों के पास बहुत कुछ है। क्या है अंग्रेजों के पास 1672 में? अरे क्या पढ़ रहे हो, इस तरह से पढ़ाई होता है? 1672 तक क्या है? मुसलीपट्टनम में कोठी है ना, पटना में है, सूरत में है, दहेज में बम्बई मिल गया है 61 में, बंगाल में 1651 में कर दिया है कोठी ना, है तो कलकत्ता मिला 1698 में ना, वहाँ भी कलकत्ता वाला नहीं है। 72 तक अंग्रेजों के पास बहुत कुछ है। का है? फिर से गिना, ये तो सूरत में है, मुसलीपट्टनम में है, हुबली में भी है, कलकत्ता में भी है कोठी है, और पट्टे पर व्यापार कर रहा है अंग्रेज। कहाँ गोलकुंडा में करिए रहा है, और बम्बई दहेजे में मिल गया है। 3 गांव नहीं, 98 में है 3 गांव, 1698 का बात है, आई 72 में पूछ रहे हैं ना। मेन था कि ये 1672 तक 2 जगह वो व्यापार कर रहा था, मद्रास वाला क्षेत्र में, अब बम्बई मिल गया है उस सबको दहेजे में ना, गोलकुंडा के चंद्रगिरी के राजा से ले लिया है। यानी जलन तो स्वाभाविक है, किसको? फ्रांसीसियों को, क्योंकि वह यूरोप का है, ये भी यूरोप का है, प्रतिद्वंदी तो वही है। तो ये सब हाथ पैर मारना चालू किया, हाथ पैर मारना चालू किया। तो मद्रास में देख रहे हैं, यहाँ पे मद्रास वाला, तो मद्रास में तो है एक्टिव, क्योंकि पट्टे पर ले रखे हैं। मद्रास में डच भी हैं, पुर्तगाली भी हैं, और अंग्रेज भी हैं। अब चौथा टर्म है फ्रांसीसियों का, वहाँ सबका किला भी है। पुर्तगालियों का किला कहाँ है, थोड़ा बताइए तो। जा, पुलिकट में डचों का है, पुर्तगालियों कहाँ है? ऐसा ही पढ़िएगा। देखिए, पुलिकट में है, पुलिकट में है कौन? डच है, और मद्रास में है कौन? अंग्रेज है, बैठे हैं। ठीक, और इनका एक किला है यहाँ पे मद्रास में, है हाँ, फोर्ट सेंट जॉर्ज दिख रहा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला है, डच भी है ना।
और ये कहाँ है? पांडिचेरी। पांडिचेरी में ये अपना रखेंगे, देख के बोलिए ना। पुर्तगाली है, मद्रासे में है। पुलिकट में जो है डचों का अपना एक टकसाल है, वहाँ भी किला है, गोल्डिया किला है। डचों का क्या है यहाँ? यहाँ डचों का किला है गोल्डिया किला। गोल्डिया किला है डचों का। अंग्रेजों का फोर्ट सेंट जॉर्ज। बात समझ रहे हैं? ये सब बचा, मतलब देख रहे हैं पुलिकट में डच बैठे हैं, मद्रास में अंग्रेज बैठे हैं, पुर्तगाली भी मद्रास में बैठे हैं। यहाँ उन लोग का किला है, टकसाल है। ये वाला इलाका हॉट स्पॉट है, समझ रहे हैं? तब क्या होगा? अब आप एज ए फ्रांसीसी सोचिए, एज ए फ्रांसीसी सोचिए कि जहाँ जहाँ सब बैठे हैं यूरोपीय, वहाँ वहाँ आकर तो बैठ गए। अगला टारगेट क्या है हमारा कि यहाँ ई वाला इलाका में कुछ क्षेत्र हो जाए हम लोग का भी ना। सोचेगा सामान्य आदमी तो यही सोचेगा कि हमने तो यहाँ कोठी खोलिए लिया, यहाँ कोठी खोलिए लिया, ठीक। मछलीपट्टनम में तो हॉस्पिटल रहा ही, अब बंगाल में भी खोलेंगे, फिर यहाँ खोलेंगे, तब ना कंपटीशन होगा इसमें के दौर में कौन आगे निकल जाए, पुर्तगालियों के ना। तो ये भी अपना खोलेंगे। कहाँ खोल दिए बताइए? पांडिचेरी में, बताएंगे अभी। तो इसी क्रम में, हाँ ध्यान दीजिए, इसी क्रम में सेंट थामे मद्रास के पास है। ये सब सोचते हुए कि हमारा भी एक होना चाहिए। सेंट थामे ये मद्रास के पास है। कहाँ है? इस संथामी का भी जगह कहा जाता है, कहीं कहीं मिलेगा, ठीक। ये क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाला कौन था? दिलाहे। हाँ, ये दिलाहे नामक हई वाला दिलाहे नामक फ्रांसीसी ने सेंट थामे मद्रास के पास जो है कुछ जगह को कब्जा कर लिया सैनिकों ने लेकर। बात समझ रहे हैं? ऐसी गलती एगो कौन किया था उधर बंगाल में? चाइल्ड। तो यही गलती किया। यहाँ पे डच थे पहले से, डच ये पड़ता था गोलकुंडा राज्य के अधीन। सेंट थामे किसके अधीन पड़ता था? गोलकुंडा। तो ये डच जो है ना वो कह दिए किससे? गोलकुंडा के राजा से कि ऐसे ऐसे किया है आके फ्रांसीसी सब। तो डचों का गोलकुंडा से अच्छा संबंध था, कहा कि हाँ ऐसे किया है चलो। तो डच और गोलकुंडा के राजा मिलकर सेंट थामे और गोलकुंडा दोनों जगह से भगा दिया, भागो यहाँ से। ये युद्ध हुआ। बात समझ रहे हैं? डच और कौन? गोलकुंडा के राजा मिलके ये दोनों जगह से भगा दिए। हाँ, फ्रांसीसियों को, मछलीपट्टनम से भी। पट्टनम ये कौन कह दिए? ये। अब ये बात पहुंचा फ्रांस के पास, फ्रांस में कि अरे ये तो ऐसे ऐसे हो गया, दिलाहे ऐसे किए थे, डचों ने मिलकर गोलकुंडा के राजा के साथ से दोनों जगह से हम लोग का कोठी भगवा दिया, वहां से मार कर भगा दिया है हम लोग को, ठीक। अब तो सोचने वाली बात हो गई ना। इसको भेजा था दिलाहे को, तो दो नाम तो फ्रांसिस्को कैरो और दिलाहे। तो ये बात पहुंचा कहाँ? फ्रांस। मिटा दे, देखिए ये घटना कहाँ पहुंच गया। अब देखिए इस घटना को कितना सीरियस लेगा वो सब। ये घटना कहाँ पहुंच गया कि युद्ध हुआ, युद्ध के बाद ये घटना पहुंच गया आपका फ्रांस पहुंचा। फ्रांस पहुंचा ये घटना, फ्रांस में पहुंचा। तो अब वहां से एक नया डायरेक्टर बना के भेजा, कहा कि नहीं ये तुम जाओ, बढ़िया आदमी को चूज चार्ज करके हर तरह से परे खो रख के बढ़िया डायरेक्टर को भेजा। उसका नाम बताइए। नया डायरेक्टर आया। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं? नया डायरेक्टर का नाम था फ्रांसिस मार्टिन, जिसे फ्रांसीसियों सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। फ्रांसिस मार्टिन। नया डायरेक्टर कौन आया? फ्रांसिस मार्टिन। ये सूझबूझ और समझदार वाला आदमी था, ठीक। इसका कंपेयर अंग्रेजों से करना होगा तो किससे कीजिएगा? चारनाक से ना। हाँ, बंगाल वाला।
है दिलाहे का कंपेयर करना होगा तो किससे कीजिएगा? चाइल्ड से ना। है कैरो को कंपेयर करना होगा तो किससे कीजिएगा? हॉकिंस से ना। देख रहे हो, इस तरह से कंपेयर करके पढ़ोगे, उसके मतलब काम में आने का तो क्रम वही होगा। तो ई फ्रांसिस मार्टिन, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक यह है। इसके साथ एक और था, क्या नाम था? वेलांग लिस्पले, सुने होंगे। लिस्पल नहीं जानते हैं? भाई लिखिए वेलांग लिस्पले का नाम नहीं सुने हैं? ये दो आदमी सब आया। फ्रांसिस मार्टिन इस घटना के बाद जब दिलाहे को मार और भगा दिया, सब गोलकुंडा का राजा और डच मिल गए कि चुगली करके इसको भगा दिया। ये क्या किया? इसको आगे कि छोड़ दो, हैदराबाद उधर है ना, तो हैदराबाद के एक सूबा था, ठीक, वाली, क्या नाम था? वाली कोंडपुरम। ये क्या किया? हैदराबाद का एक सूबा था, हैदराबाद का एक सूबा था, क्या नाम? वाली कोंडपुरम। लिखिए वाली कोंडपुरम, वाली कोंडपुरम, याद रखिएगा इसको, वाली कोंडपुरम। यहाँ के सूबेदार थे शेर खां लोदी। वाली कोंडपुरम का सूबेदार कौन था? सूबेदार शेर खां लोदी। इनसे ये साठगांठ किया कौन? फ्रांसिस मार्टिन। बात समझ रहे हैं? और वहां से एक गांव दे दिया ये शेर खां लोदी, पांडिचेरी। बात समझ रहे हैं? यहां से एक गांव क्या मिला? शेर खां लोदी ने क्या दे दिया? पांडिचेरी दे दिया, एक गांव दे दिया, ठीक। यही गांव में वो फ्रांसीसियों ने ऐसा बसा कि आज़ादी के बाद हटा। हाँ, 1954 में इसको हटाया गया, 1954 में आज़ादी के बाद। तो शेर खां लोदी द्वारा दिया गया था। वाली कोंडपुरम का हैदराबाद का एक सूबे था, सूबेदार था कौन? शेर खां लोदी। अगर शेर खां लोदी को कंपेयर करना हो बंगाल में तो किससे करिएगा? बंगाल वाले में शेर खां लोदी को कंपेयर करना होगा। कौन दिया था 3 गो गांव? हाँ, इस सबको अलग अलग लिख कर रखना है। शेर खां लोदी, अजीमुल शान, वो 3 गो दिया था, इहो एगो दे दिया। इहो सूबेदार था, वो सूबेदार था। बात समझ रहे हैं? वहां से पांडिचेरी, और वहां पे एक किला बनाया फोर्ट लुइस 1674 में। यहां आ गया कौन? अब पांडिचेरी पर आ गया पांडिचेरी। कौन है यहाँ पे? फ्रांसीसी। लाल वाला जो है फ्रांसीसियों का लिख रहे हैं। हाँ, आइए यहाँ पे किला बनाया फोर्ट लुई। अब देखिए यहाँ ई वाले इलाके में ना 3 गो किला हो गया यूरोपियों का। डचों पुलिकट का है, डचों का है गोल्डिया किला, वहाँ अपना सैनिक रखा हुआ है घेर घार के। मद्रास में है अंग्रेजों का किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ना। और पांडिचेरी का हो गया मतलब फ्रांसीसियों का फोर्ट लुइस किला। ये वाला इलाका देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट होता जा रहा है। अरे कंपनी तो कह तो रहे हैं, समझाए तो कि वो यूरोप का था सब, वो अपना निकटतम प्रतिद्वंदी तो इसी सबको मानेगा ना। आज चूंकि प्रतिद्वंदी मानना एक काम हुआ कि वहाँ गया है, वहाँ नक्शे कदम पर चलते हुए अपना विकास किया है, एक तो ये साइकोलॉजिकल हुआ। दूसरा ये चीज़ हुआ कि वो रखता था कि यहाँ पे व्यापार था, समुद्री व्यापार होता था, तो समुद्र से आना जाना था। अब उधर थोड़े आकर चला जाएगा। बंगाल में वो इसलिए आकर बैठा कि वहाँ का जमीन उपजाऊ था, गंगा का दोआबा क्षेत्र था, टैक्स ज़्यादा उछलते थे, इसलिए देखिएगा इस सब का ज़्यादा ध्यान नहीं था।
बंगाल की साइड वो सब व्यापारी था, तो जहाँ से पतन हो, जहाँ बंदरगाह हो, जहाँ लोग आए वहाँ से ना ट्रेड हो सकता है। मगर बाद में ये सब बंगाल पर ध्यान दिया, ये काहे नहीं इधर चला गया है, इधर है राजस्थान और स्थान में बालू खाएगा, समझ रहे हैं, इधर वाले इलाके में। तो ये होता जा रहा था, और ये सब जाके स्टडी किया होगा। ये वाला बेल्ट है ना, ये कोयला का, खदान का, ये सब का बहुत समृद्ध क्षेत्र है, हई वाला हई बंगाल बिहार हई वाला बेल्ट, ये इतना समृद्ध है ना कि लगभग 80% जो खनिज है ना इसी बेल्ट में है। बात समझ रहे हैं, ये जमीन जो है समझिए कि सोना देती है, वो भूगोल में पढ़ाएंगे इसमें है क्या, इसके जमीन में ना खनिज वनिज है, ठीक। तो वहां किला बन गया, ये ऑपरेशन विजय के तहत इसको लिया गया। क्या है ऑपरेशन विजय? ऑपरेशन विजय करना पड़ा भारत सरकार को, ऐसा बसा की। कब बसने की बात है? ये है 1674 की बात है घटना, समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। 1674 में तो यहां आइए गया है सब, यहां आ गया प्रतिद्वंदी। अब कहां रहा? बंगाल में। अब ध्यान आएगा उस सबके, चलो बंगाल। अब बंगाल में तीनों है, डच चिंसुरा में बैठे हुए हैं, कासिम बाजार में बैठे हुए हैं, अंग्रेज बैठे हुए हैं, अंग्रेज कहाँ बैठे हुए हैं? हुगली में, पुर्तगाली चंद्रनगर में बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। तो अब सोचेगा ये भी कि हम भी लोग चलते हैं कहाँ? बंगाल। तो अब लिखिए बंगाल में, बंगाल में चंद्रनगर में केवल स्थापित किया था। मिटा दें। दो बात समझ में आ गया जी। शेर खा लोदी वाला याद रखिएगा, कौन दिया था इसको? शेर खा लोदी हैदराबाद का एक सूबा था, और सूबेदार कौन था? शेर खा लोदी। क्लियर है। अब बंगाल देखिए, बंगाल में ये सब अपना बस्ती जो स्थापित किया, वो स्थापित किया चंद्रनगर में, ठीक। यहाँ इसका मुख्यालय भी बनाया, इसका ये लिख लीजिएगा, ये मुख्यालय था उस सबका, फ्रांसीसियों का, पांडिचेरी। यहाँ पे ये चंद्रनगर में बंगाल में अपना ये किला बनाया, और वहाँ पे वो था कहाँ? बंगाल में चंद्रनगर बंगाल में था। मतलब तीनों जगह जहाँ जहाँ पहले से थे वहाँ वहाँ वो लोग आकर बैठ गए, समझ रहे हैं। ये बंगाल का सूबेदार था उस समय शाइस्ता खां। बंगाल का सूबेदार कौन था? सूबेदार शाइस्ता खां। लिखिए शाइस्ता खां, लिखिए ना, शाइस्ता खां। इसी से लिया है कौन? चंद्रनगर ले लिया, चंद्रनगर। अब यहाँ भी बैठ गए, पांडिचेरी में किला हो गया, अंग्रेज यहाँ भी बैठ, सूरत में भी बैठ गए, मछलीपट्टनम में भी बैठ गए, चंद्रनगर और भी इधर भी थे। ये जब पहले आए थे ना, तो पहले ये मेडागास्कर पर सोचे थे, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ कि पहले मेडागास्कर पर सोचे थे, मगर मेडागास्कर पर ये असफल हो गए। बात समझ रहे हैं। तब इन्होंने इधर भारत की ओर सोचा। अब देखिए, अब होगा मुकाबला। अब क्या होगा? मुकाबला, युद्ध। किसके किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, क्योंकि मेन प्रतिद्वंदी ये भी थे, और ये ऐसे प्रतिद्वंदी थे कि भारत में तो थे ही और यूरोप में भी थे। तो जब भी यूरोपों में कुछ होता था ना, तब भारतों में सब लड़ता था। बात समझ रहे हैं। और भारत में लड़ता था, यूरोप में कुछ होता था। इसीलिए आप पढ़ते हैं कर्नाटक का युद्ध, कि जो भारत का मामला नहीं था। चूंकि ये दोनों हर जगह आकर बैठा पड़ा है, तो यूरोप में इस सबको कुछ होता था, भारत में लड़ता था, तो भारत के राजा छोड़ देते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे। बात समझ रहे हैं कि अपने लड़ रहा है, मगर ये सब युद्ध करके प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें जो पड़ा वो हो गया। समझ रहे हैं। तो मुकाबला हुआ, ठीक। डच भी थे, ठीक। हाँ,
अब देखिए मुकाबला क्या होगा, किससे होगा पहले? पहले तो डचों से होगा। पहले मुकाबला कौन? डच। पुर्तगालियों का तो बहुत दिन हो गया। ठीक, मुकाबला 1693 में, 1693 में किसके किसके बीच हुआ था युद्ध जी? डचों ने हमला किया पांडिचेरी पर। डचों ने किस पर हमला किया? डचों ने हमला किया पांडिचेरी पर। आप ये बताओ काहे डच करेंगे पांडिचेरी पर? क्योंकि यहाँ सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था ना, तो यही ना गोलकुंडा के राजवा से जाके बोले थे, तबे ना आया था वो, क्या बोलते हैं, फ्रांसिस मार्टिन आया था। तो फिर तो डच छोड़ेंगे नहीं। ये उधर से उधर अपना ले लिया, शाइस्ता खां से, शेर खान लोदी से ले लिया ना, बंगाल में शाइस्ता खां से ले लिया। तो डचों ने हमला किया किस पर? पांडिचेरी पर। अब पांडिचेरी को हमला करके जीत लिया है। देखिए इतना हिम्मत, सब अपना अपना पैर फैला रहा है, जीत लिया। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का था, मगर डचों ने हमला किया, लिखे तो हैं, हमला किया और जीत लिया। अब क्या करेंगे? जीत लिया तो 1698 में, 1698 में डचों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुआ। उस संधि का नाम बताइए। हाँ सही पढ़े हैं, रिजविक की संधि हुआ। किसके किसके बीच? डचों और, इस याद रखना, रिजविक की संधि। ये भी आई, देखो और सब संधिया पढ़ोगे ना तो अंग्रेज रहेगा ना तो कोनो कोनो रहेगा। ये दो गो विदेशी है, आई दोनों में है, डच और कौन? फ्रांसीसी। अब अंग्रेजों को शांत करना है ना, तो इन सबको शांत करना है, डचों को भी शांत करना है, फ्रांसीसियों को भी शांत करना है, और भारत में जो राजा हैं उनको भी शांत करना है। इस सबको शांत करके ना आप अपना साम्राज्य स्थापित कीजिएगा जी। तो बंगाल के बेदरा के युद्ध में तो हरा देंगे किसको? डचों को शांत कर देंगे। इनसे 3 गो कर्नाटक युद्ध लड़बे करेंगे, तो ये दोनों शांत ना। अब धीरे बीच में पहले अपने जो प्रतिद्वंदी हैं यूरोप के, उनको तो शांत करिए देगा, क्योंकि बेदरा का युद्ध 57 में बंगाल की कंडीशन बदल जाएगा ना। एथी का युद्ध में, पलासी के युद्ध के बाद, पलासी का युद्ध कब हुआ? 57 में। बेदरा कब हुआ? 1759 में। कौ साल? 2 साल बाद। देख रहे हैं? तो उस सब के सामने का कंडीशन रह गया कि हम लोग को किसको अगर आगे बढ़ना है, आप ध्यान दीजिए, भारत के साम्राज्य को स्थापित करना है तो पहले निकटतम प्रतिद्वंदी का है? डच है, पुर्तगाली हैं, अंग्रेज हैं। तो पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध हो चुका है, कहाँ हुआ है? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, अरे सूरत में हुआ था, यहाँ पे जब स्थापित करना था। हाँ बात समझ रहे हैं? तो वहाँ इसकी सत्ता समाप्त कर दिया, पुर्तगालियों को शांत किया, फिर डचों को, फिर अंग्रेजों, फ्रांसीसियों को। उसके बाद भारत में ऐसा ऐसा नीति बनाकर आगे बढ़ा। समझ रहे हैं? आप जब सोचिएगा ना, इसको पढ़िएगा तो आप अपना कंडीशन ध्यान पर रखिएगा। कंडीशन ध्यान में रखकर एज ए अंग्रेज सोचिएगा कि अगर आप अंग्रेज होते तो क्या क्या करते। जो जो आप सोचोगे ना वही वही निकलेगा। बात समझ रहे हो? जो जो आप सोचोगे वही, वो अरे आदमी ना है बस। अब क्या है कि भारतीयों में थोड़ा सा शान है, अहम है, ठीक है? उस सब में अहम ना है, उसके उस सब का मतलब है युद्ध तो युद्ध, आ जीत तो जीत, बाई हुक एंड बाई क्रूक, धर्म ओरम ये सब कुछ ना है। देखिए है क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान, बात समझ रहे हैं? वो हार गए महान बनने के चक्कर में कि जाओ हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, बताओ तुम्हें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। देख रहे हैं उसको,
पढ़ा लिखा नहीं, यहाँ का एक था हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता देखिएगा ना, तो ऐसा ऐसा बढ़ाया गया ना। अगर किसी व्यक्ति के समूह को देखना है, किसी के जांचना परखना है बिना जाने परखे कि ये कौम किस तरह का कौम है, बात समझ रहे हैं, क्या इसका अगला डिसीजन होगा, क्या वो करेगा, किस परिस्थिति में क्या ये कौम डिसीजन लेगा, तो उसका साहित्य पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। हमारे साहित्य में बताया गया है कि जो हमारे शरण में आ जाए उसकी रक्षा करने के लिए हम अपना प्राण तक दे देंगे, इस तरह की बातें पढ़ाया गया है। जो माफ़ी मांगे उसको वार नहीं करना चाहिए, जो निशस्त्र हो उसको वार नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें। दया सबसे बड़ा धर्म है, दया करने वाला सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है, इस तरह की बातें पढ़ाई गई है। तो भारत में जो राजा थे उनके विचार था, इस तरह की महानता की बातें हैं, औरों के साहित्य में नहीं है। अपना जान बचाने के सामने वाले को मारता है तो मार दो, इस तरह की बातें पढ़ाई जाती है। तो अगर किसी कौम को देखना हो ना कि ये क्या है और किस कंडीशन में क्या करेगा, उसका साहित्य पढ़िए, आने वाले 200 साल की कार्य का पता आपको लग जाएगा अभी कि ये कौम किस परिस्थिति में क्या करेगा। आज भी है तो इंडिया डिफेंसिव रहा है, कभी भी शुरू से अंत से देखिएगा ना डिफेंसिव रहा है। मतलब युद्ध भी होता है तो हम लोग पहले वार नहीं करने जाते हैं, हम लोग डिफेंस करते हैं, स्टार्ट उधर से होगा, वार करेंगे। अब थोड़ा सा बदला रहा है कि वार अभी भी नहीं है, डिफेंसिव रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टार्टर नहीं है किसी भी युद्ध में। पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ तो स्टार्टर हम लोग नहीं थे, देख रहे हैं, डिफेंसिव में रहे हैं। ये हमारी नीति है, समझ रहे हैं। फिर भी ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये है कि आप कुछ भी करते रह जाइएगा, ठीक, समझ रहे हैं। तो रिजविक की संधि हो गया। अब भिड़ेंगे कौन कौन, अब कौन कौन भिड़ेंगे जी? हाँ, डच और फ्रांसीसी में रिजविक की संधि हो गई। ये दोनों अब हो गया युद्ध, ये दोनों मिल गया, ये सब संधि कर लिया, डच और फ्रांसीसी, ठीक। अब फ्रांसीस ये फ्रांस किसके साथ विवाह हो गया है? अंग्रेजों के साथ पुर्तगाल विवाह संबंध में जुट गया है। वहाँ के रानी है, यहाँ के राजा है, इसीलिए आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं मिलता है। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच बहुत ज़्यादा टकराव नहीं मिलता है कि उसका राजा उसका, हाँ, संधि बना लिए, ठीक कह रहा है, तो वहाँ वो सब मिल गया है। तो यहाँ से काहे के लड़ाई, दहेज में मिल गया। मेन तो दुश्मनी है किससे? फ्रांसीसियों से। ये सब मिल गया तो अंग्रेजों का ये और डबल दुश्मन हो गया, ये दोनों को निपटाएगा अंग्रेज। बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं बात। अब थोड़ा सा राजनीति आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह क्या करना पड़ेगा, है? हाँ, आप ये देख रहे हैं, ठीक। तो अब क्या लड़ाई होगा जी? अंग्रेज और फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ेंगे, ठीक। अंग्रेज, इसके 3 युद्ध होंगे। कितने युद्ध होंगे? जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, हम लोग पढ़ेंगे। इसके 3 युद्ध होंगे। कर्नाटक युद्ध, तीनों को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, क्या कंडीशन था, क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से युद्ध हुआ ना। तो पहला ये युद्ध कब हुआ था? 3 युद्ध 1746 से 48, 1746 से 48 ना, पहला युद्ध कर्नाटक का प्रथम। देखिए, कर्नाटक प्रथम, कारण क्या था जी? बताओ ना, क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। ऑस्ट्रिया का उत्तरा, बताएंगे ये सब क्या मामला था, क्योंकि उधर कुछ बिगड़ता था ना, इधर भी लड़ता सब। ये खत्म कैसे हुआ? संधि का हुआ, एला सापेल, एला, हाँ, की दिक्कत, हाँ। अब कर्नाटक का पहला हो गया, ये याद रखिएगा 1 नंबरिया में। दूसरा कब हुआ? हाँ, 1 साल गैप रहा, 1749 से 54,
कौन साल, ये 2 साल चला, 48 नहीं गैप रहा, गैप नहीं रहा, गैप नहीं, याद रखिएगा। 46, 47, 48 चला है, 48 से 49 से स्टार्ट हो गया। हाँ सापेल है, ठीक। 48 ही होगा। नहीं, आप 49 लिखो ना, 48 हुआ ना, यहाँ 48 लिख लिए ना, तो 48 संधि हो गया, तो फिर ये थमा नहीं, गैप साल नहीं रहा, इसके बाद 1 साल गैप रहेगा, या ऐसे ही याद रखना। 2 साल, 5 साल, 7 साल, 2 5 7, 2 5 7, बस। ये चला 2 साल, ये चला 5 साल, और इसके बाद चलेगा 7 साल, और 1 साल इसमें गैप रहा, इसे याद रखिएगा। कर्नाटक दूसरा मामला क्या था बताइए, यहाँ का उत्तराधिकार का था, ये था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का मामला था। हाँ, हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार, ये कैसे खत्म हुआ जी? हाँ, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। अब देखिए तीसरा याद रखना होगा ना, तो इसी से 1 साल गैप, 54 है ना, 55 गैप रहा, 56, 1756 से 7 जोड़ दो, कितना? 1763। ये याद रखना, देख लो है ठीक से, पूछता है, हैं? ऐसे याद रखोगे। 48 में 1746 से 48 2 साल गैप नहीं है, 49 से 54 5 साल, और 1 साल गैप रहा यहाँ। लगातार ये लड़ा है 46 से लेके 63 तक, समझ रहे हैं? 46 से लेके 63 तक, 5 2 7 14 साल तक इसी तरह कंट्राडिक्शन चलता ही रहा। ये सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है इसको। कर्नाटक तृतीय को 7 वर्ष तक चला, इसको सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक, सप्तवर्षीय युद्ध था। कर्नाटक तीसरा में क्या मामला था? सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था ना, यूरोप में भी चल रहा था। पूरा पढ़ाएंगे। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था, इसीलिए यहाँ भी सब लड़ रहा था, समझ रहे हैं? कारण सप्तवर्षीय युद्ध, हाँ, कर्नाटक तृतीय का कारण पूछ दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। कर्नाटक तृतीय का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था यूरोप में, इसीलिए यहाँ भी सब लड़ रहा था। और वहाँ ये संधि खत्म होगा, तो यूरोप में जब संधि हो गया तो यहाँ भी सब साफ हो गया। पेरिस की संधि, क्या हुआ? पेरिस की संधि। इसमें भारतीयों का कोई मतलब, मुख्य रूप से भारतीय इसी में रहे हैं ना, विवाद। 2 गो तो इसके हुआ, ये तीनों युद्ध को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है, समझ रहे हैं? तो पहला कर्नाटक के युद्ध में, अब देखिए एगो बात जान लीजिए, उधर से आएगा एक फ्रांसीसी डुप्ले। सबसे बड़ा शैतान को अगर देखा जाए ना, तो अंग्रेज नहीं, ये था डुप्ले। हाँ, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए ना, व्यक्तिगत रूप से, तो सबसे ज़्यादा हमको लगा कि ये डुप्ले ही है। देखिए क्या क्या किया था डुप्ले ही। सर्वप्रथम ये सोचा कि भारत का जमीन हम लोग हथियाए। पहला बीज जो उत्पन्न हुआ ना, कि अपना अर्जित क्षेत्र हो, बात समझ रहे हैं? अर्जित क्या हो? क्षेत्र हो, ये सोचने वाला डुप्ले था। और ये सोचकर युद्ध किया, बात समझ रहे हैं? जिसकी वजह से अन्य यूरोपियों का मनोबल बढ़ गया, और वो सब भी सोचने लगे कि हम लोग यहाँ जमीन भी रख सकते हैं, अपना क्षेत्र भी रख सकते हैं, नहीं तो व्यापारी क्या सोचेगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह की भावना थी ही नहीं। अगर आप भी जाओगे ना कमाने, कहीं व्यापार करने,
तो जाकर सोचने लगो कि वहाँ की ज़मीन ले ले, वहाँ से हड़प ले, जीत ले, इस तरह का बात सोचने आया। तो इस तरह का विचार ही आना अपने आप में ये है। डुप्ले जो था, लिख लीजिए, डुप्ले, ये फ्रांसीसी था।